और आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। ये बड़ी जानकारी, राज्यसभा के लिए आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। आज 31 मई को नामांकन दाखिल करने की तिथि है और ऐसे में आज इस डेट पर नामांकन किया जाएगा। लक्ष्मीकांत बीजेपी वाजपेयी जो हैं वो बीजेपी की तरफ से चुने गए हैं और इसके साथ ही सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरेंगे। ये बड़ी जानकारी, आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरेंगे और आज बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे। तो दर्शना सिंह और संगीता यादव भी नामांकन भरेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से 8 प्रत्याशियों को चुना गया है राज्यसभा भेजने के लिए, ऐसे में बीजेपी ने हर वर्ग को पूरी तरह से साधने की जो कोशिश है वो की है। तो इस दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज नामांकन भरा जाएगा और इसके साथ ही लगातार ये बड़ी जानकारी, 8 प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरेंगे। तो राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन भरा जाएगा। 31 मई जो है डेट अनाउंस किया गया था, जिसके बाद से आज नामांकन भरा जाएगा और ऐसे में 8 प्रत्याशी जो हैं वो बीजेपी ने फाइनल किए हैं और इसके साथ ही आज उनका नामांकन भरा जाएगा। डॉक्टर के लक्ष्मण और मिथिलेश कुमार बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। ये बड़ी जानकारी और अहम जानकारी। तो राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन भरा जाएगा और ऐसे में और सीधे रुक करते हैं, रजनीश पांडे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं लखनऊ से। रजनीश, जिस तरह से आज 8 प्रत्याशी जो है नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे, क्या समय होगा, किस तरह से रूपरेखा होगी जो नामांकन भरना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 8 जो उम्मीदवार बीजेपी ने बनाए हैं वो लोग सारे लोग आज उम्मीदवार जो आज प्रत्याशी है वो पर्चा भरेंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ और सारे मंत्रीगण, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। सवाल है कि क्या उसकी रूपरेखा होगी। जो विधायकों की समीकरण है, जो गणितीय कह सकते हैं कि जो संख्या के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के 8 आसानी से चले जाएंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी का जिक्र कर दूं तो उसके 3 जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वो तीनों निर्विरोध चले जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर समाजवादी पार्टी अगर चौथा कैंडिडेट खड़ा करती तो जाहिर सी बात है कि चुनाव बड़ा ही रोमांच वाला होता। अंत तक लोगों के कोशिश रहती कि किसके पक्ष में क्या परिणाम गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की ऐलान कि हमारे 3 ही कैंडिडेट होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवारों को राज्यसभा में जाने में गणित के हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे विधानसभा का नज़ारा है और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, चूंकि जहाँ विधानसभा है, विधानसभा के उस छोर पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। मैं सहयोगी शमशाद से कहूँगा कि बीजेपी मुख्यालय को अपने कैमरे से पैन करके दिखाए। वहीं सारे कैंडिडेट आ चुके हैं जो राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और सीधे वो इसी रास्ते से वो विधानसभा के टंडन हॉल में जाएंगे जहां पे वो लोग नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन में मैंने पहले ही कहा कि दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और साथ ही विधायक भी रहेंगे जो जिनके प्रस्तावक बनाए गए हैं। चूंकि एक राज्यसभा उम्मीदवार को कैंडिडेट होने के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है और जो 10 प्रस्तावक होते हैं उनको एमएलए होना जरूरी है। आम आदमी उनका प्रस्तावक नहीं बन सकता, ना एमएलसी बन सकते हैं। यानी जो वोटर रहेंगे वही प्रस्तावक होते हैं। धीरे धीरे बीजेपी के जो एमएलए हैं वो यहाँ पे आना कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी, चूंकि सदन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा विधानसभा में माहौल गहमा गहमी का है, लोग आ रहे हैं। चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो थोड़ी सी सुरक्षा बढ़ाई गई है, इसलिए जो बाहरी समर्थक होंगे उनको आने की छूट नहीं है। यानी उनके प्रस्तावक रहेंगे, समर्थक रहेंगे। समर्थक जो एक फॉर्म में जो उसका परफॉर्मा होता है और साथ ही मुख्यमंत्री
मंत्री रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 कैंडिडेटों का नाम का ऐलान किया है, कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव के लिहाज से पूरी तरीके से संतुलन बनाने की पूरी और बिल्कुल यहाँ पर रजनीश सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जो 8 प्रत्याशी अनाउंस किए गए हैं, जिनके नाम पर मोहर लगी है, ऐसे में हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की गई है। तो जाहिर तौर पर 2024 को ध्यान में रखते हुए इन प्रत्याशियों को अनाउंस किया गया है। देखिए, हर वर्ग कह सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन जो एक सबसे बड़ा नाम चर्चा में रहा, मुख्तार अब्बास नकवी, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरे तब से माने जा रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी को एक वर्ग में अछूत पार्टी माना जाता था। चर्चा थी कि जो 2 नाम रोके गए हैं उनमें एक नाम उनका हो सकता है, उनका नाम नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी का माना जा रहा है कि सबसे बड़ा ब्रजपात कह सकते हैं उनके नाम के साथ हुआ है। अब जातीय संतुलन के हिसाब से अगर बात कहें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी 4 बार के एमएलए रहे हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे अधिक लोकसभा की सीट जीती थी तब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, और माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो सड़क से सदन तक संघर्ष करते रहे, क्योंकि उस समय एमएलए भी थे और उनके बारे में एक कहावत भी है, तो वो स्कूटर से सदन तक अपने घर से आते थे। दूसरी बात करते राधे मोहन अग्रवाल। राधे मोहन अग्रवाल के अगर बात करें तो नरेश अग्रवाल, जो जिनके लड़के अभी मंत्री भी हैं, चर्चा थी कि व्यापारियों में उन्होंने खास मेहनत की थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो राधे मोहन अग्रवाल के बदले नरेश अग्रवाल और एक और बड़े उद्योगपति और वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, राज्यसभा के मेंबर है संजय सेठ, अब निवर्तमान हो चुके हैं चूंकि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, बड़े काफी बिल्डर है। तो चर्चा थी कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। राधे मोहन अग्रवाल जा रहे हैं, बाबूराम निषाद, जयप्रकाश निषाद जो बसपा से आए थे उनको पार्टी ने सांसद बनाया था, लेकिन उनके जगह पे बाबूराम निषाद जो पार्टी के पुराने वर्कर रहे हैं, संगठन से आते हैं, तो वो प्रदेश अध्यक्ष रही, महिला बनाई गई है। तो कुल मिला के जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की भरपूर कोशिश की गई है, क्योंकि पता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो मोदी के लीडरशिप में लड़ी जाएगी, वो मोदी जिसके कप्तानी में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। जी बिल्कुल। और सपा की तरफ से जो 3 प्रत्याशी अनाउंस किए गए हैं, रजनीश, मैं चाहूंगी एक बार दर्शकों को आप जरा उनके बारे में और उनका जो राजनीतिक सफर जिस तरह से रहा उसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, आप सबसे पहली बात तो हम कपिल सिब्बल की कर लेते हैं। कपिल सिब्बल इसके पहले जब वो गए थे 2016 में राज्यसभा गए थे, तो उसमें भी समाजवादी पार्टी के बड़ा रोल था, क्योंकि उस समय 27 एमएलए कांग्रेस से जीत के आते थे। तो उस समय भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो उनके 10 एमएलए एक्स्ट्रा हो गए थे, वो सरप्लस हो गए थे। तो कपिल सिब्बल उस समय, लेकिन हालांकि वो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार है, जो इस बार नहीं है। इस बार उन्होंने इंडिपेंडेंट निर्दल पर्चा भरा है, और लेकिन हालांकि पूरा समर्थन जो 10 प्रस्तावकों की सूची पे हस्ताक्षर हुआ है, सारे समाजवादी पार्टी के एमएलए, और इसको माना जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स का एक नजीर दिया जा रहा है कि आजम खान के चूंकि जो जमानत हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में यही मुकदमा उनके खिलाफ से फाइल किए थे, मुकदमा लड़े थे, और अंत में आजम खान की जमानत भी हुई थी। तो माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल पर आजम खान का प्रेशर काम आया, उनको राज्यसभा भेजा गया, दूसरे अल्पसंख्यक को भेजा गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो संतुलन बनाने की दोनों पार्टियों में हुई है, कोशिश हुई है। अब इस जातीय और क्षेत्रीय संतुलन और कह सकते हैं कि वर्ग का संतुलन का लाभ कितना पार्टी को मिलेगा, ये तो 2024 का चुनाव बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो तय है कि कुछ लोगों को कह सकते हैं कि सियासत में संजीवनी जरूर मिला है। अच्छा, इन सब के बीच रजनीश, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो आजम खां की तरफ से प्रेशर था वो काम आया है, तो क्या ये माना जाए कि अब आजम खां की जो नाराजगी पार्टी से है वो खत्म हो गई है? क्योंकि वो भी काफी खुश हुए थे जब राज्यसभा भेजने के लिए कपिल सिब्बल के नाम पर मुहर लगी। तो
देखिए, आजम खान के बारे में एक कहावत है कि पल में तोला पल में मासा, कब किस बात पे वो नाराज हो जाए और कब किस बात पे वो खुश हो जाए, ये अंदाज लगाना बड़ा ही टेढ़ा काम होता है। माना जा रहा है कि आजम खान के पक्ष में जिस तरीके से उनके समर्थक समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे, कुछ उनके अपने लोग जिनको माना जाता था कि आजम खान का संरक्षण मिला हुआ, उन्होंने प्रेस में ही आके अखिलेश यादव पे आरोप लगा दिए कि अगर ये चाहते इस पर से शिवपाल यादव का बीच में आजम खान के साथ मिलना, आजम खान के साथ लगातार बातचीत करना, टच में रहना, तो कहीं ना कहीं ये माना ही जा रहा है। अब हालांकि एक नाम की जरूर चर्चा थी कि डिम्पल यादव भी जा सकते हैं राज्यसभा, तो जयंत चौधरी जा रहे हैं और जयंत चौधरी के सहारे एक मैसेज देने की कोशिश की समाजवादी पार्टी जिसके साथ रहती है उसके तरफ से भरपूर रिश्ते निभाने की कोशिश की जाती है। और जयंत चौधरी का चूंकि पश्चिम में उनके 8 MLA चुनाव जीत गए और पश्चिम में उनका एक अपना अलग प्रभाव है। लेकिन शिवपाल यादव को कहीं ना कहीं रजनीश कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव की जो नाराजगी है वो लगातार देखी जा रही है। जयंत चौधरी को तो वो खुश कर दिए, लेकिन शिवपाल यादव को क्या होगा? देखिए, वो घर की बात है ना, घर की बात, घर की लड़ाई है। हालांकि घर की लड़ाई बाहर जरूर आ चुकी है। शिवपाल यादव भले ही समाजवादी पार्टी के सिंबल पे MLA बने हैं, लेकिन उनकी एक अपनी पार्टी है, प्रगतिशील पार्टी है और उसका अपना कार्यालय है, उसका अपना संगठन है। तो कह सकते हैं घर की बात है। हो सकता है कि जिस इशू पे रिश्ते बने हैं, हो सकता है कि रिश्ते बिगड़े हैं, उस इशू को अगर सॉल्व समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कर लेते हैं तो वो रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सबसे बड़ा एक जिक्र है ओम प्रकाश राजभर का, भारतीय समाज पार्टी के हैं, उनके MLA चुनाव जीत के आए हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव AC से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। तो ये माना जा रहा है पूरी कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये भी अपने लड़के अरविंद राजभर को MLC बनाने के चक्कर में, क्योंकि इसके बाद राज्यसभा के बाद सीधे विधान परिषद। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए रजनीश बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल